हेलो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है जो ओनली से शुरू है और ओनली के बाद या तो कोई एडवर्ब है या एडवर्ब फ्रेज है या एडवर्ब क्लोज है, तो आगे चल के हमें इन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। इन्वर्जन का मतलब है कि आगे का सेंटेंस हमें इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। अब हम किसी सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये जो इन्वर्टेड फॉर्म में जो ये सेंटेंस हमने लिखा, ये ऐसे लिखा है जैसे कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं। तो जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वही हम उसी सेंटेंस को कहते हैं कि हमने उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस आपको ओनली से शुरू मिलता है, ओनली के बाद या तो एडवर्ब मिलती है या एडवर्ब फ्रेज मिलती है, एडवर्ब क्लोज मिलती है, तो आगे का जो स्ट्रक्चर होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर होगा, अर्थात इसको हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इस सेंटेंस को देखिए, ही शोड मी हिज ID कार्ड, ओनली देन डिड आई लेट हिम इन। अब यहाँ पर देखिए ओनली है, ओनली के बाद ये देखिए एडवर्ब है देन, तो आगे का जो सेंटेंस वो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये आई सब्जेक्ट है और फिर ये यहाँ पर मेन वर्ब लिखी हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ओनली आफ्टर फिनिशिंग ऑल द होमवर्क डिड सी डिसाइड टू गो आउट विद हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए ओनली है और ओनली के बाद देखिए ये आफ्टर फिनिशिंग ऑल द होमवर्क, ये एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। और उसके बाद देखिए आगे का जो सेंटेंस है ये देखिए इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है और फिर मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये इन्वर्टेड फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड फॉर्म में लिख रखा था। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, ओनली व्हेन द रेन स्टॉप्ड डिड दे फाइनली लीव द हाउस टू गो शॉपिंग। अब यहाँ पर देखिए ओनली है, ओनली के बाद यहाँ पर देखिए एडवर्ब क्लोज है, एडवर्ब क्लोज। ठीक है, ये एडवर्ब क्लोज है व्हेन द रेन स्टॉप्ड। तो आगे का सेंटेंस देखिए इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ये फाइनली तो एडवर्ब है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह से हम ओनली के बाद जब एडवर्ब मिलती है या एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लोज होती है, तो आगे का सेंटेंस हम इस तरह से इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए ओनली है शुरू में, ओनली बाय वर्किंग हार्ड एंड स्टेइंग फोकस्ड कैन यू अचीव योर ड्रीम्स। तो यहाँ पर देखिए ओनली के बाद ये जो बाय वर्किंग हार्ड एंड स्टेइंग फोकस्ड है, ये एक एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज है। तो इसके बाद देखिए इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है आगे का सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, इसके बाद देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है कैन और इसके बाद ये अचीव मेन वर्ब है। ओके, तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये एडवर्ब जो होती हैं ये क्या होती हैं। तो एडवर्ब वाले टॉपिक भी मैंने डिटेल से बता रखा है, मैंने इसी चैनल पे सभी एडवर्ब्स की वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। वैसे एक बार मैं यहाँ पर ब्रीफली आपको समझा देना चाहता हूँ कि एडवर्ब होती क्या है। तो देखिए जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द या शब्दों का समूह यूज करते हैं जो सेंटेंस में व्हेन का रिप्लाई हो, हाउ का रिप्लाई हो, वेयर का रिप्लाई हो या वाई का रिप्लाई हो, ठीक है, या कोई कंडीशन बताई गई हो, अंडर कोई काम हुआ है और वो अंडर व्हाट कंडीशन, ठीक है, ये व्हाट कंडीशन का रिप्लाई हो, तो ये जो इनके जो रिप्लाई होते हैं ना वो एडवर्ब्स होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ओनली देन लिखा हुआ है, तो ओनली देन, ये देन किसका रिप्लाई है? व्हेन का, तो ये एडवर्ब है। अब अकेला अगर शब्द होता है तो वो एडवर्ब होती है। शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ना हो तो वो एडवर्ब फ्रेज होती है, और शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी हो तो वो एडवर्ब फ्रेज होती है। तो यहाँ पर देखिए ओनली के बाद आफ्टर फिनिशिंग ऑल द होमवर्क, तो ये व्हेन का रिप्लाई है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक व्हेन का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये शब्दों का समूह तो है लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए ओनली व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड, तो जो व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एडवर्ब है, ये व्हेन का रिप्लाई है।
ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज, ये एडवर्ब क्लोज है। एडवर्ब क्लोज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब जो कॉम्बिनेशन है वो है, द रेन यहाँ पे सब्जेक्ट है और स्टॉप्ड यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, और कोई भी एडवर्ब फ्रेज, कोई भी एडवर्ब क्लोज होती है तो वो किसी कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है, तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट देखिए, ओनली के बाद ये जो लिखा है बाय वर्किंग हार्ड एंड स्टेइंग फोकस्ड, यहाँ से यहाँ तक ये हाउ का रिप्लाई है। ठीक है, ओनली बाय वर्किंग हार्ड एंड स्टेइंग फोकस्ड कैन यू अचीव योर ड्रीम्स, मतलब तुम अपने जो ड्रीम्स है वो अचीव कर सकते हो। कैसे अचीव कर सकते हो? बाय वर्किंग हार्ड एंड स्टेइंग फोकस्ड। तो ये हाउ का रिप्लाई है कि कैसे तुम ये ड्रीम अचीव कर सकते हो। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए, सी डिसाइड टू गो आउट विद हर फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का फैसला किया। तो उसने ये जो फैसला किया ये कब किया? ये देखिए वैन का रिप्लाई है कि अपना होमवर्क समाप्त करने के बाद। तो इस तरह जो शब्द होते हैं या शब्दों का समूह होते हैं जो वैन, हाउ, वेयर, वाई और अंडर व्हाट कंडीशन के रिप्लाई होते हैं, वो एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लोज या एडवर्ब्स होते हैं। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो इस सेंटेंस को देखिए, ओनली इन द डार्केस्ट मोमेंट्स कैन वन ट्रूली अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ होप। अब यहाँ पर देखिए ओनली है, ओनली के बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वैन का रिप्लाई है। ठीक है, कि भाई वन ट्रूली अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ होप। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी जो होप की जो इम्पोर्टेंस है उसको अप्रिशिएट कर सकता है। कब कर सकता है? इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। तो यहाँ पर ये वैन का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो है नहीं और अकेला ये शब्द नहीं है, शब्दों का समूह भी है, इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है, ये वैन का रिप्लाई है। तो आगे का सेंटेंस देखिए, यहाँ पर इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद देखिए ये मेन वर्ब आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ओनली आफ्टर सेवरल अटैम्प्ट्स डिड द टीम मैनेज टू सोल्व द डिफिकल्ट पजल। यहाँ पे देखिए ओनली है, ओनली के बाद यहाँ से यहाँ तक देखिए वैन का रिप्लाई है ये। ठीक है, और ये क्योंकि वैन का रिप्लाई है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है नहीं, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, ये यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज है। तो ओनली के बाद अगर एडवर्ब फ्रेज आ रही है तो आगे का सेंटेंस देखिए, ये इन्वर्टेड फॉर्म में है। यहाँ पर ये द टीम सब्जेक्ट है, द टीम क्या है? सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट से पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब और इस सब्जेक्ट के बाद ये मेन वर्ब है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ओनली विद ग्रेट एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन वाज सी एबल टू कंप्लीट द मैराथन। अब यहाँ पर देखिए ओनली है, ओनली के बाद यहाँ से यहाँ तक जो है ये हाउ का रिप्लाई है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हुई? एडवर्ब फ्रेज, ये यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज है। तो जब ओनली के बाद एडवर्ब फ्रेज आ रही है तो आगे का जो सेंटेंस है, ठीक है, आगे जो सब्जेक्ट वर्ब और मेन वर्ब वगैरह लिखे हुए हैं इनको हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे। तो आगे का सेंटेंस देखिए इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। देखिए ये सब्जेक्ट है सी और इससे पहले देखिए वॉज लिखा हुआ है और इसके बाद ये एडजेक्टिव है। तो होता क्या है कि जब भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम कोई लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, लिंकिंग वर्ब मतलब वर्ब बी की कोई फॉर्म, ठीक है, ये बी की कोई फॉर्म लिखी और उसके बाद ये हमने यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा। ठीक है, इसका हमने कोई कॉम्प्लीमेंट लिखा। तो इस सेंटेंस को अगर हम जो है इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इस बी की जो फॉर्म है ना, इसको हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ ही इज़ ए टीचर, ठीक है, मैंने ही इज़ ए टीचर लिखा, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ से हटाकर, और मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे हमें चाहिएगा। तो देखिए मैंने सेंटेंस लिखा ही इज़ ए टीचर, ठीक है, ये सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर इज़ है और उसके बाद देखिए ए टीचर यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये बी की फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद ये बी की फॉर्म है ना, इसके बाद कोई और दूसरी वर्ब यहाँ पे है नहीं। तो इसको अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? जो इज है ना, ये बी की जो फॉर्म है, इसको हम शुरू में ले जाएंगे और ही लिखेंगे और फिर हम ए टीचर, इस तरह से इसको हम जो है इंटेरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाता है, तो ये इंटेरोगेटिव बन गया। तो जो इन्वर्जन होता है वो भी हम ऐसे ही करते हैं कि भाई जो स्ट्रक्चर होता है ना, हम उसको ऐसा बना देते हैं जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हो। तो हम यहाँ पर, क्योंकि ये वॉज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, ये यहाँ पर बी की फॉर्म है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये नाउन भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़
ऑनेस्ट। तो यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट है, इज ये बी की फॉर्म हो गई, और ये देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट जो कि एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। यहाँ पर ये नाउन था टीचर, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। तो इसको भी अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इज शुरू में रख देंगे। यहाँ पर देखिए इज शुरू में रखा मैंने, ठीक है, उसके बाद ही और यहाँ पे ऑनेस्ट लिख देंगे, ठीक है। इस तरह इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है, यहाँ पर ये जो वॉज है ये बी की फॉर्म है और एबल एडजेक्टिव है। तो हम इसको अगर जो है इंटरोगेटिव बनाएं, मान लीजिए इतना जो स्ट्रक्चर उसको इंटरोगेटिव बनाएं, तो वॉज पहले लिख देंगे सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के बाद ये एडजेक्टिव रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले तो इज आ गया, लेकिन एडजेक्टिव सब्जेक्ट के बाद है। तो इस तरह हमने यहाँ पर इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा है। तो अगर कहीं पर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट के बाद बी की कोई फॉर्म है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट वगैरह है, कॉम्प्लीमेंट में नाउन या एडजेक्टिव, तो उसको इन्वर्टेड फॉर्म में आपको ऐसे रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है ओनली व्हेन द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट डिड दे रियलाइज दैट द पार्टी हैड एंडेड। अब यहाँ पर देखिए ओनली है, ओनली के बाद इतना जो पार्ट है ये व्हेन का रिप्लाई है, और इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है क्लॉक और ये स्ट्रक वर्ब हो गई। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है और व्हेन का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब क्लोज है, ये एडवर्ब क्लोज है यहाँ पर। तो ओनली के बाद अगर एडवर्ब क्लोज आ गई तो आगे का सेंटेंस हमें इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है कि दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, दे से पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब है और दे के बाद यहाँ पे मेन वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है ओनली बाय प्रैक्टिसिंग एवरी डे कैन यू इम्प्रूव योर स्किल्स इन प्लेइंग द पियानो। तो यहाँ पर देखिए ओनली के बाद देखिए कैन यू इम्प्रूव योर स्किल्स, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो कैसे, तो बाई प्रैक्टिसिंग एवरी डे। यहाँ पर ये बाई से लेके डे तक हाउ का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। हाँ फ्रेज क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब फ्रेज है। तो आगे का सेंटेंस हमें इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, यू सब्जेक्ट है, यू से पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब है और यू के बाद यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओनली आफ्टर हियरिंग द फुल स्टोरी डिड ही अंडरस्टैंड द सिचुएशन क्लियरली। यहाँ पे देखिए ओनली है, ओनली के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एडवर्ब फ्रेज है, ये क्यों, ये वैन का रिप्लाई है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है नहीं, तो ये फ्रेज है। तो अगर ये एडवर्ब फ्रेज है ओनली के बाद, तो होगा क्या आगे, इसको हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे। अब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे, देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद ये यहाँ पर मेन वर्ब है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस से देखिए ओनली व्हेन द टीचर एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन डिटेल डिड द स्टूडेंट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए ओनली है, ओनली के बाद यहाँ से यहाँ तक जो है ये व्हेन का रिप्लाई है, और क्योंकि ये व्हेन का रिप्लाई है तो भाई ये जो है एडवर्ब फ्रेज मिलेगी, ये एडवर्ब क्लोज मिलेगी। अकेला एडवर्ब तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये सिंगल वर्ड तो है नहीं, ये शब्दों का समूह है। तो यहाँ पर देखिए द टीचर सब्जेक्ट है यहाँ पर इस ग्रुप में, और ये यहाँ पर मेन वर्ब है। तो ये एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू है, व्हेन का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब क्लोज है, ये यहाँ पर एडवर्ब क्लोज है। तो जब ओनली के बाद एडवर्ब क्लोज आ रही है तो आगे का सेंटेंस हमें इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सब्जेक्ट है और यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब डिड और इसके बाद यहाँ पर देखिए मेन वर्ब है, ठीक है। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब देखिए हम ये सेंटेंस यूज क्यों करते हैं, कैसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस कि हमें ओनली के बाद कोई एडवर्ब लगानी पड़े या एडवर्ब फ्रेज लगानी पड़े, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लोज लगानी पड़े, और फिर हम जो है आगे का सेंटेंस इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। तो हम नॉर्मल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, तो नॉर्मल ऑर्डर में हम लिख सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, लेकिन हम अपनी बात को थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस सेंटेंस को लेते हैं, देखिए डिड दे रियलाइज दैट द पार्टी हैड एंडेड। तो यहाँ पर हम इसको नॉर्मल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। नॉर्मल ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, देखिए दे रियलाइज्ड क्योंकि डिड है ना, तो इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे, नॉर्मल ऑर्डर में जो है सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। तो दे रियलाइज्ड दैट द पार्टी हैड एंडेड when the clock struck midnight, ठीक है। ये हम when the clock struck midnight शुरू में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। when the clock struck midnight comma they realized that the party had ended, तो ये नॉर्मल ऑर्डर हो गया। तो हम जो एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लोज को हम शुरू में रखते हैं
तो फिर बाद का जो स्ट्रक्चर होता है ना, बाद का जो सेंटेंस होता है उसको हमें इन्वर्टेड फॉर्म में रखना होता है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास ये नॉर्मल ऑर्डर में ये सेंटेंस है, अब मैं ये जो व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12 इसको अगर मैं थोड़ा फोकस करूँ, इसको अगर हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं इसको शुरू में ले जाऊँगा और ओनली के बाद रख दूँगा। तो मैं ये जो टाइम बताने वाला, ये जो एडवर्ब क्लो यहाँ पर जो एडवर्ब क्लोज है, इसको अगर मैं ओनली के बाद लिखूँगा, ओनली के बाद, तो आगे का जो सेंटेंस है ना, ये जो बच गया सेंटेंस, दे रियलाइज्ड, ये इतना जो सेंटेंस बच गया, इसको मुझे इन्वर्टेड फॉर्म में रखना होगा। यहाँ से और यहाँ तक जो भी होगा ये इन्वर्टेड फॉर्म में रखना होगा। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब है कि मुझे इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना के लिखना होगा। अब आप सपोज़ कीजिए कि अगर आप इस सेंटेंस को जो है इंटरोगेटिव बनाएं इतने को, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब भी कोई सेंटेंस जो है सेकंड फॉर्म होती है, जिसमें मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव कैसे बनता है? शुरू में लगाते हैं हम डिड, उसके बाद हेल्पिंग, ये जो सब्जेक्ट है ये, और उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक है, तो ये हो गई। और उसके बाद आगे का जो भी पार्ट है वो तो ऐसे लिखा होता है। तो यही यहाँ पे देखिए, यही लिखा हुआ है, डिड दे रियलाइज दैट द पार्टी हैड एंडेड, ठीक है। तो यही सभी सेंटेंसेस में आप सभी सेंटेंसेस को इस तरह से देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब कुछ मैं ऐसे सेंटेंस भी आपको दिखा देता हूँ जो नॉर्मल ऑर्डर से और इन्वर्जन में कन्वर्ट हुए हैं। देखिए नॉर्मल ऑर्डर में है ये सेंटेंस, यू कैन पास द एग्जाम इफ़ यू वर्क हार्ड। इसको अगर आप इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, ओनली लिखा मैंने, और ये यहाँ पे देखिए कंडीशन है, तो ये इसको मैंने इसके बाद रखा, और ये जो बाकी का सेंटेंस बच गया इसको मैंने यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड फॉर्म में रखा है। यू सब्जेक्ट है, उससे पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये मेन वर्ब है। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल ऑर्डर में है ये सेंटेंस, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक आफ्टर ही फेल्ड। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर ही फेल्ड है ना, ये वैन का रिप्लाई है, ठीक है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, कब हुआ? आफ्टर ही फेल्ड। तो यहाँ पर इसको मैं इन्वर्टेड फॉर्म में रखूँगा, तो देखिए ओनली लिखा मैंने, इतने पार्ट को मैं ओनली के बाद रखा, और ये जो पार्ट है इसको मैंने इन्वर्टेड फॉर्म में रख दिया आगे। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले डिड है, उसके बाद ये मेन वर्ब है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मुझे इसको अगर इन्वर्टेड फॉर्म में रखना होगा तो सब्जेक्ट से पहले डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल ऑर्डर में है ये सेंटेंस, ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ही अचीव्ड हिज गोल। तो यहाँ पे देखिए व्हेन ही अचीव्ड हिज गोल, ये व्हेन का रिप्लाई है, और इसमें सब्जेक्ट है और मेन वर्ब भी है, तो ये क्लोज है, ये एडवर्ब क्लोज है, और ये व्हेन का रिप्लाई है। ही फेल्ट हैप्पी, उसे खुशी महसूस हुई, कब? व्हेन ही अचीव्ड हिज गोल। इसको अगर हम इन्वर्टेड फॉर्म में रखेंगे तो देखिए ओनली लिखा, और ये जो एडवर्ब क्लोज है ये लिखी, और उसके बाद ये जो बच गया ना ही फेल्ट हैप्पी, इसको मैं इन्वर्टेड फॉर्म में आगे लिख दूंगा। तो क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मैंने डिड यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म जब हम डिड यूज़ करते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, ये नॉर्मल ऑर्डर में है, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पर यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम कैसे? बाय वर्किंग टुगेदर। तो ये एडवर्ब फ्रेज है, तो मुझे इसको इन्वर्टेड फॉर्म में रखना होगा, तो देखिए ओनली लिखा, ये जो एडवर्ब फ्रेज है इसको मैंने ओनली के बाद रखा, और बाकी का सेंटेंस मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दिया। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।